मेरा नाम आशुतोष है। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था और इस मौसम की वजह से मेरी भी खुशी डबल हो रही थी, क्योंकि अक्सर बारिश के मौसम में वो छत पर आ जाया करती थी। कई दिनों से मैं उसे नोटिस कर रहा था कि वो छत पर शाम के टाइम पर आया करती थी, मौसम के मजे लेने के लिए, शाम की ठंडी हवा के मजे लेने के लिए। और मैं सिर्फ उसके लिए यहाँ अपनी बहन के घर पर आया करता था और उससे बहाना करके उसके घर की छत पर आ जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे उसे देखना है तो अपनी बहन के घर ही आना होगा। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। मैं बहुत ही अमीर आदमी था। पैसे की मेरे पास कभी कोई कमी रही ही नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा अपना सब कुछ मेरे नाम कर गए थे। आखिरकार मैं ही तो उनका इकलौता बेटा था। एक बेटा और भी था जो मेरे पिता का नहीं था, बल्कि मेरी सौतेली माँ का था। जब मैं 18 साल का था तब मेरी मॉम की एक हादसे में मौत हो गई थी और डैड उस समय अपना बिजनेस संभाल रहे थे। मैं इतना बड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी। मॉम के मर जाने के बाद मुझे काफी अकेलापन महसूस हुआ था, लेकिन ये अकेलापन धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना ज्यादा शुरू कर दिया था। और डैड ने भी कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन जिस औरत से उन्होंने शादी की थी पहले ही उसके 2 बच्चे थे, एक जवान बेटा और एक जवान बेटी। दोनों ही लगभग मेरी उम्र के थे। मेरी सौतेली माँ ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। कहीं न कहीं अपने डैड से शिकायत किया करता था कि आपने मॉम के जाने के बाद दूसरी शादी क्यों कर ली। हालांकि ये बात कभी मैं डैड से शब्दों में नहीं कह सका था। ये शिकायत हमेशा मेरे दिल में रही थी। मेरी सौतेली माँ मेरे डैड के दोस्त की बहन थी। उनके भी पति की मौत हो गई थी। वो दिखने में सुंदर थी, इसलिए उन पर मेरे डैड का दिल आ गया था। मेरी सौतेली माँ की बेटी श्रद्धा और बेटा शरद दोनों ही घर में आने के बाद मेरे साथ घुल मिल गए थे। हालांकि मैं जवान था, समझदार था। वो दोनों उम्र में मुझसे छोटे थे। डैड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी दूसरी माँ भी अच्छी थी। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। अपने बच्चों के साथ साथ वो मुझसे भी प्यार करती थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में जो कभी अपने डैड के लिए दूसरी शादी की शिकायत रहा करती थी, अब उसको भी मैंने अपने दिल से निकाल दिया था। क्योंकि ये औरत भले ही मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन इस औरत ने मेरी माँ की जगह ले ली थी। लेकिन वो मेरा दिल जीतने में कामयाब रही थी। उनकी बेटी श्रद्धा हमेशा मुझे अपना भाई समझती थी, मेरी खुशियों का ख्याल रखती थी। और शरद, जो कि उम्र में मुझसे पूरे 4 साल छोटा था, वो भी मुझे अपना बड़ा भाई मानने लगा था। सौतेली माँ के साथ साथ उनके दोनों बच्चे हमारे घर में रहते थे। कभी जो मैं अकेला ही इस घर में मंडराया फिरता था, अब उसी घर में 3 बच्चे हो गए थे। वक्त गुजरता गया। श्रद्धा और शरद पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि मैं भी पढ़ाई कर रहा था और मैं अपने डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। इसी तरह 5 साल गुजर गए। मेरी उम्र 23 साल हो गई और फिर डैड इस दुनिया को छोड़कर चले गए। डैड को हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को अकेला छोड़ गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे समझाया था, मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि कभी भी तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे डैड मर गए हैं तो तुम अकेले हो गए हो। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद से बढ़कर चाहा। उनकी बातों ने मुझे काफी हद तक संभाल लिया था और अब घर की सारी जिम्मेदारी और डैड की बिजनेस की भी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। क्योंकि डैड के मरने के 1 हफ्ते बाद ही हमारे फैमिली लॉयर गुप्ता अंकल हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझे डैड की गई सारी वसीयत दिखा दी थी, जो मेरे डैड ने जीते जी की थी। मेरे डैड ने अपना सब कुछ मरने से पहले ही मेरे नाम कर दिया था। हालांकि मैं ये बात नहीं जानता था। कानूनी तौर पर डैड के मरने के बाद उनकी सारी जायदाद और उनके बिजनेस का हकदार मैं ही था। ये बात पूरा शहर जानता था कि अनुराग बजाज का सिर्फ एक ही बेटा है, आशुतोष बजाज, जो उनकी सारी जायदाद का मालिक है। और ये वसीयत भी ज्यादा पुरानी नहीं थी। इसको मेरे डैड ने मरने से पिछले 6 महीने पहले ही बनवाया था। ये बात घर में सबको पता चल गई थी। इस बात पर किसी का कोई खास रिएक्शन नहीं निकला था, और निकलता भी क्यों, सिर्फ मैं अपने डैड का खून था। मेरी सौतेली माँ के बच्चे तो उनके साथ इस घर में आए थे। मैंने उनकी जिम्मेदारी ली थी कि मैं अब इस घर का बड़ा बन गया हूँ। अब सब कुछ मेरा है और सब कुछ मुझे ही देखना है। इसलिए मैं खुद अपने हाथों से श्रद्धा की शादी खूब धूमधाम से करवाऊंगा, क्योंकि मैं भी उसे दिल से बहन मानता था। और शरद को भी अपनी ही कंपनी में बिजनेस करने दूंगा। मैं इन लोगों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग पहले ही एक पिता के नहीं थे, मगर हमने मोहब्बत इसी तरह से हो गई थी जैसे हम सगे भाई बहन हों।
वसीयत के बारे में सुनकर घर का माहौल खराब नहीं हुआ था। मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मेरे सौतेले भाई बहन और सौतेली माँ के दिल में दौलत का कोई लालच नहीं है। वक्त गुजरता रहा। मैंने डैड का बिजनेस अच्छे से संभाल लिया था और उनका बिजनेस अब पहले से भी ज्यादा अच्छा चल रहा था। श्रद्धा के लिए एक अच्छा और अमीर परिवार का रिश्ता देखकर मैंने उसकी शादी करवा दी थी। वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन मैं देख रहा था कि शरद कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा था। मैंने उसे बोला था कि तुम पढ़ाई करने के साथ साथ ऑफिस भी ज्वाइन कर लो ताकि तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए, मगर उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहने लगा था। घर में भी मुझे कम दिखाई देता था, या फिर वो शायद मेरे सामने आना ही नहीं चाहता था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और फिर मुझे ये सब समझने की फुर्सत भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं डैड के मरने के बाद से ही बहुत ज्यादा बिजी हो गया था। श्रद्धा की ससुराल भी ज्यादातर मैं ही जाया करता था। मुझे उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरी करने में बड़ा मजा आता था। मेरी कोई बहन नहीं थी और जब मुझे बहन मिली थी तो मैं उसका रिश्ता बहुत अच्छे से निभा रहा था। शरद को इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि वो बहन की ससुराल जाया करे, उसके लिए कुछ खाने पीने का ले जाया करे। श्रद्धा जिस कॉलोनी में रहती थी वहां पर सामने ही एक कॉलोनी और बनी हुई थी, जहां कुछ लोग अपने फ्लैट में रहते थे तो कुछ लोगों ने फ्लैट को रेंट पर लिया हुआ था। एक दिन श्रद्धा ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। उस दिन मुझे ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था और फिर श्रद्धा की शादी को 1 साल हो गया था, इसलिए उसके पास छोटा सा बेबी भी था। मुझे तो बच्चे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं। जब से श्रद्धा का बेबी हुआ था तब से मैंने उसके घर जाना पहले से भी ज्यादा शुरू कर दिया था। मैं उसके बेटे के साथ खेला करता था। उसका पति कभी मेरा कलीग रहा था, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। और अब तो जब से हम लोग साला जीजा बने थे तब से हमारे बीच में जान पहचान पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उस दिन मैं श्रद्धा के घर 6 बजे ही पहुंच गया था। उसका पति भी 5 बजे तक घर आ जाता था। पहले हम लोगों ने एक साथ बैठकर खूब सारी बातें की और फिर उसके बाद श्रद्धा ने कहा कि हम लोग टेरेस पर नाश्ता करते हैं, क्योंकि छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। उसने नौकरों से कहकर टेरेस पर नाश्ता लगवा दिया था। वैसे भी उसके यहाँ गार्डन टेरेस था। हम सब लोग टेरेस पर चले गए थे और नाश्ता कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था। दिन धीरे धीरे ढल रहा था। बड़ी ही प्यारी हवा चल रही थी। मेरे हाथ में चाय का कप था। एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी हुई थी और मैं चाय की चुस्कियों का मजा ले रहा था, क्योंकि मुझे ठंडा पीना पसंद नहीं था और ये बात श्रद्धा बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो सर्दी हो या गर्मी मेरे लिए चाय ही बनवाया करती थी। चाय पीते पीते अचानक मेरी नजर श्रद्धा के ठीक सामने वाली बिल्डिंग की छत पर गई, जहां बाल खोले हुए एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं बस उसे देखता ही रह गया। मेरी आंखें उस पर जमकर रह गई थी। वो छत पर अपने बाल सुखा रही थी और अपने बालों को इधर उधर लहरा रही थी। शायद शाम के समय नहाकर आई थी। उसके बाल गीले थे। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। उसे देखकर तो जैसे मैं चाय पीना ही भूल गया था। श्रद्धा के पति विभोर ने मेरा हाथ हिलाया और कहने लगा कि क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए हो। मैंने जल्दी से अपनी नजर विभोर की तरफ की और कहा कि नहीं नहीं, हाँ तुम बताओ क्या कह रहे थे। मैं विभोर के साथ बातें कर रहा था, लेकिन मेरी नजर उस लड़की पर थी जो अपनी छत पर इधर से उधर टहलकर मोबाइल में अपना ध्यान लगाए हुए थी। मेरा सामना आज तक काफी सारी लड़कियों से हुआ था, लेकिन इतनी सुंदर और मासूम दिखने वाली लड़की आज तक मैंने नहीं देखी थी। ये शायद वो अच्छी भी हों, तो वो लड़कियां मेरे दिल को नहीं भाई थी। इस लड़की को दूर से ही देखकर मेरा दिल उसका दीवाना हो गया था और अब जब भी मैं श्रद्धा के घर आया करता था तो शाम के टाइम पर छत पर जरूर जाता था ताकि उसे देख सकूं। मैं जब भी यहाँ आता था तो देखता कि वो शाम के समय अपनी छत पर होती थी और आज भी मैं बहुत एक्साइटेड होकर श्रद्धा के घर जा रहा था। श्रद्धा समझ रही थी कि मैं आखिर क्या चाहने लगा हूँ। उसने उस दिन मुझसे पूछ ही लिया कि भैया, मैं देख रही हूँ कि आप मेरे घर बड़ी जल्दी जल्दी आने लगे हो और आपका हमारे गार्डन टेरेस पर बड़ा मन लगने लगा है। मैंने कहा कि मैं यहाँ ताज़ी हवा लेने के लिए आता हूँ और तुम्हारे घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहने लगी, यहाँ आकर अच्छा लगता है या फिर किसी को देखकर अच्छा लगता है। मैं उसकी बात पर मुस्कुराया। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि भैया, विभोर ने इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। ये लोग यहाँ रेंट पर रहते हैं, लड़की अच्छी है। आप कहो तो मैं मम्मी को इसके बारे में बताऊं।
मैं श्रद्धा की बात पर शर्माने लगा था और मेरे इस तरह के शर्माने पर वो समझ गई थी कि मैं क्या चाहता हूँ। उसने अगले ही दिन घर आकर इस बारे में मम्मी से बात कर ली थी, जिस पर उन्हें भी कोई ऐतराज नहीं हुआ था और वो फौरन ही राजी हो गई थी उस लड़की के घर रिश्ता ले जाने पर। घर में सब लोग खुश थे कि मैंने जो लड़की पसंद की है वो बहुत अच्छी है। उस लड़की का नाम नम्रता था। मैं बहुत परेशान था और कंफ्यूज भी था, क्योंकि माँ और श्रद्धा उसके घर मेरा रिश्ता लेकर गई हुई थी। मुझे डर था कि कहीं उसके घर वाले रिश्ते से इनकार न कर दें, क्योंकि मैं नम्रता को मन ही मन में चाहने लगा था। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं गहरी सोच में बैठा हुआ था। उधर विभोर बार बार मुझे तसल्लियां दे रहा था कि उसके घर वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, तुम परेशान मत हो। मैं बड़ी बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रहा था कि कब वो दोनों वहां से आएंगी और मुझे पता चलेगा कि लड़की के पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है। फिर जब उन्होंने आने के बाद मुझे ये खुशखबरी दी कि लड़की के घर वालों ने तो फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, तो ये सुनकर मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे और मेरे घर वालों ने मेरी और नम्रता की शादी भी जल्दी करने को कह दिया था। मैं तो बहुत ही खुश था और दिन रात अपनी और नम्रता की शादी के सपने देख रहा था। मैंने अपनी शादी भी खूब धूमधाम से करने का फैसला किया था। मैंने उससे बात करने की कई बार कोशिश की थी। मैं जानना चाहता था कि वो भी मेरी तरह मुझसे शादी करने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, मगर इसी दौरान माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं उनकी तबीयत के चक्कर में सब कुछ भूल गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शादी से पहले उनकी तबीयत ठीक हो गई थी और मेरी शादी नम्रता के साथ खूब धूमधाम से की गई। नम्रता मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ गई थी। उस दिन मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई है। शादी की पहली रात भी हम दोनों की बहुत हसीन गुजरी थी। वो इतनी सुंदर थी कि मैं बार बार उसको देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी सुंदर लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है। वो बहुत ही भोली थी। मैं उसे जैसा कहता था वो वैसा ही कर लिया करती थी। मेरे घर वालों को भी उसने बहुत खुश रखा था और वो जल्दी उनके साथ एडजस्ट हो गई थी। मैं नम्रता के साथ बहुत खुश था। हमारी शादी के एक हफ्ते बाद ही माँ की मौत हो गई, क्योंकि उनकी शुगर हद से ज्यादा बढ़ गई थी और अब की बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो बच न सकी। और उस दिन मुझे फिर से ऐसा लगा था जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ। माँ की गोद मुझसे छीन ली गई है। ऊपर वाले ने मुझे 2 माँओं का सुख दिया था और मेरी दोनों ही माएँ मुझसे बहुत ही जल्द छीन ली थी। मुझे अब हमेशा शरद की फिक्र लगी रहती थी कि वो अकेला हो गया। मैंने कई बार उससे बात की थी और उससे कहा था कि तुम शादी कर लो, लेकिन उसने कहा था कि भैया मैं शादी नहीं करना चाहता। ना तो वो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ले रहा था और ना ही घर में ज्यादा टाइम दिया करता था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। एक चीज थी जो मैंने नोटिस की थी, वो ये थी कि नम्रता के घर में आ जाने के बाद उसकी नम्रता से अच्छी दोस्ती हो गई थी और अब वो हमेशा उसके आगे पीछे भाभी भाभी कहकर घूमता रहता था। वो अपनी भाभी की बहुत इज्जत किया करता था। नम्रता मेरा और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थी। हालांकि श्रद्धा भी हमारे घर आती जाती रहती थी और हम दोनों भाइयों को इस तरह सुकून से देखकर उसे भी बहुत खुशी मिलती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और धीरे धीरे मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया। मुझे लगता था कि जिंदगी इसी तरह खुशियों के साथ चलती रहेगी, लेकिन कभी किसी के लिए जिंदगी आसान हुई है क्या? शरद ने मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मुझे खुशी हुई थी कि वो अब डैड के बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगा था और काम भी खूब मन लगाकर किया करता था। उसकी इस तरह की मेहनत देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था। ये सब नम्रता की वजह से पॉसिबल हो सका था, क्योंकि नम्रता से मैंने एक बार इस बारे में बात की थी कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाई मिलकर इस कंपनी को संभाले। लेकिन शरद बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बस तब से ही नम्रता ने शरद को फोर्स करना शुरू कर दिया था कि वो बिजनेस संभाले। मैं अपनी पत्नी का बहुत शुक्रगुजार था। मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में मेरे साए की तरह थी, जो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। एक दिन मुझे काम के सिलसिले में शिकागो जाना था। वहां पर मुझे पूरे 1 हफ्ते का टाइम लग जाता। इस बारे में जब मैंने अपनी पत्नी को बताया तो वो मेरे लिए काफी फिक्रमंद हुई और फिर कहने लगी कि आप अपना बहुत ख्याल रखना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अगले ही दिन मैं शिकागो के लिए निकल चुका था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब मैं शिकागो से वापस आया तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर का माहौल अजीब सा बना हुआ था। मैंने जोर जोर से आवाज लगाई, नम्रता तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। लेकिन घर में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं जब कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि नम्रता बिस्तर पर बैठी हुई थी।
मैंने फौरन ही उसे गले लगाया और फिर मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो मुझे मजबूती से गले लगाकर खड़ी रही। मुझे अपनी पत्नी के अंदर उस दिन काफी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। मैं उसके ऐसे बर्ताव पर हैरान हो रहा था, लेकिन सवाल करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने जैसे सुनने का नाटक किया और मेरी तरफ झुक गई। ठक ठक दस्तक और भी तेज हो गई। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों से आजाद किया और उलझन में दरवाजे की तरफ बढ़ा कि कौन है दरवाजे पर। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने की तरफ पुलिस थी। पुलिस को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। पुलिस इस समय मेरे घर के दरवाजे पर आखिर क्या कर रही थी? पुलिस वालों के साथ और भी कुछ लोग थे। एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी और एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लिपटी हुई लाश रखी हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने नजर झुकाते हुए मुझसे कहा कि आशुतोष बजाज, आपकी मिसेस की मौत हो गई है। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने उनकी बात सुनी जरूर, मगर दिमाग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने चौंक कर कहा, क्या आप क्या कह रहे हैं? मेरी वाइफ तो अंदर है कमरे में। एक सेकेंड के लिए मुझे लगा कि जैसे वो सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जल्दी से दरवाजा पूरा खोला और पीछे मुड़कर देखा कि देखिए, ये शब्द मेरे हलक में ही रह गए थे। कमरा खाली था। मेरी सांस अटक गई। अभी कुछ सेकंड पहले वो मेरे साथ थी। मैंने उसकी सांसों की गर्मी महसूस की थी, लेकिन अब तो कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा शरीर कांप उठा। मैंने दौड़कर कमरे के अंदर देखा। बिस्तर ऐसा था जैसे अभी किसी ने उसे छोड़ा हो। तकिए पर मेरी पत्नी की खुशबू में उसकी मौजूदगी का एहसास था। वो जो अभी कुछ समय पहले मेरे साथ इसी कमरे में मौजूद थी, लेकिन अब वो वहां पर नहीं थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पलटकर दोबारा दरवाजे की तरफ आया। मेरा दिल डरने लगा था। मैंने कहा, ये झूठ है। मैं चिल्ला उठा था, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने खुद उसे अपने घर में देखा था। वो मेरे साथ थी, मेरे इन हाथों में। मैं अपने हाथों की तरफ देखने लगा। पुलिस वाले मेरे रिएक्शन पर खामोश खड़े थे। मुझे लगा कि जैसे उनके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे वो पहले कुछ जानते हों। उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं, आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार को इशारा किया और स्ट्रेचर पर रखी लाश मेरी तरफ बढ़ा दी गई। मैंने डरते हुए उस पर नजर डाली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप आखिरी बार चेहरा देख सकते हैं। मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था, मगर जैसे ही पुलिस वाले ने चादर का कोना थोड़ा सा हटाया, मेरी सांस जैसे रुक गई। मुझे लाश का चेहरा नजर आ रहा था, मगर मैंने नजर चुरा ली। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने एकदम कदम पीछे किए, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने दोबारा अंदर झांक कर देखा कि ऐसा कैसे हो सकता था। मेरे सामने मेरी पत्नी की लाश रखी हुई थी। अगर वो यहाँ है तो कमरे में कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग जैसे खामोश हो चुका था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अचानक मुझे चक्कर आने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे संभाला। उन्होंने कहा कि सर, आप ठीक तो है ना? पुलिस वाले ने मेरा कंधा थपथपाया, लेकिन मैंने एक झटके से खुद को पीछे किया कि मुझे अंदर जाना है। मैं लगभग भागता हुआ दोबारा कमरे में आया। मेरी नजर चारों तरफ दौड़ रही थी। मैंने अलमारी खोली, बाथरूम का दरवाजा खोला, खिड़कियों के पीछे भी सब कुछ देख लिया था। हर तरफ नजर घुमाकर देखा, मगर इतने बड़े घर में कहीं पर भी मेरी पत्नी मौजूद नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? अभी कुछ समय पहले ही मैंने उसे छुआ था, महसूस किया था। वो हकीकत में मेरे साथ थी। फिर ये लाश कहाँ से आई? मेरे कानों में पुलिस वालों की आवाज गूंज रही थी कि आपकी पत्नी मर चुकी है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई भयानक मजाक था या भयानक सपना था जिससे मैं अभी जाग जाऊंगा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या मैं पागल हो रहा था? मैंने कांपते हाथों से मेरा मोबाइल निकाला और अपनी पत्नी का नंबर डायल किया। उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मेरे दिल में डर बढ़ने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने पलटकर कमरे की तरफ देखा। नम्रता अभी तो मेरे साथ थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी। मैंने नजर घुमा घुमाकर पूरे घर में देखा। बेड पर देखा जहां पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। उसके स्लीपर्स पड़े हुए थे, जैसे किसी ने बस अभी पहने हों। पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी हरकत दी हो। नम्रता, मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वाले अभी तक दरवाजे पर खड़े थे। ऑफिसर ने मुझे हैरानी से देखा और कहा कि सर, आप ठीक है? मैं चिल्ला पड़ा था
कि अभी कुछ समय पहले ही तो वो मेरे साथ बैठी थी, हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा जैसे उसे मुझ पर शक हो। मैं दीवानों की तरह घर में इधर से उधर उसे आवाजें लगा रहा था। मुझे लगा कभी वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो, मुझे कोई सरप्राइज दे रही हो। लेकिन पूरा घर खाली पड़ा था। मेरा भाई और मेरी बहन भी घर के बाहर खड़े हुए थे। उन दोनों ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि भैया, आप यकीन क्यों नहीं कर लेते कि भाभी इस दुनिया से जा चुकी हैं। मैंने चिल्लाकर उन दोनों से कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं, मैं सच कह रहा हूं। वो मेरे साथ अभी कमरे में मौजूद थी। उसने मेरे हाथों को अपने इन हाथों में पकड़ा हुआ था। श्रद्धा कहने लगी कि नहीं भैया, आप इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लो, भाभी का एक्सीडेंट हो गया है और हम लोग भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही अस्पताल से घर आए हैं, क्योंकि भाभी को मौके पर यह अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा, देखो नम्रता, मेरे साथ मजाक मत करो, यहाँ पुलिस आई है। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मजाक कर रही हो, तुम इस तरह से दुनिया से नहीं जा सकती। तुम अभी मेरे साथ मौजूद थी और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। चलो, मेरी आंखें धोखा खा भी सकती हैं तो मेरा शरीर, जिसने तुम्हें अच्छी तरह से इस घर में महसूस किया, ये धोखा नहीं खा सकता। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने खुद तुम्हें छुआ था, तुम्हारी खुशबू को महसूस किया था, मुझे अच्छी तरह से याद था। हमेशा मेरी पत्नी जो परफ्यूम लगाया करती थी, आज भी उसकी खुशबू उसके अंदर से मुझे आई थी। मैंने ये सब चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मेरे घर के बाहर अभी भी लोग जमा थे। पुलिस वाले अभी मेरे सामने खड़े थे। ये सब झूठ है, मैं बार बार यही कह रहा था। पुलिस ऑफिसर ने नरमी से कहा कि देखिए सर, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो लाश का चेहरा देख सकते हैं। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हम आपको लाश का चेहरा दिखा सकते हैं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। नम्रता की लाश। पुलिस वैन के करीब एक सफेद चादर में लिपटा हुआ शव रखा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये सब सपना है या बुरी हकीकत? मैंने कांपते हुए हाथों से चादर का कोना हटाया तो मेरा दिल बंद हो गया। वो वही चेहरा, वही कपड़े जो मेरी पत्नी ने पहन रखे थे अभी कुछ समय पहले ही, लेकिन ये मेरी पत्नी नहीं थी, ये कोई और थी। मैंने कहा, ये नम्रता नहीं हो सकती। पुलिस वाला चौंक गया। मैं बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था और फिर अपनी पत्नी की लाश की तरफ। मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ से जाते ही इतना सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं कभी भी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाता। मैं बार बार यही कह रहा था कि ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मैं हर बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे आसपास खड़े हुए लोग बातें कर रहे थे कि बेचारा सदमे में है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं पागल हो रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने जिंदा थी और कुछ ही सेकंड के बाद मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने मरी पड़ी हुई थी। ये मेरी आंखों का वहम था या फिर एक कड़वी सच्चाई थी? हम सबका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मेरी पत्नी की लाश की पहचान हो गई थी। उसकी गाड़ी में मौजूद सामान भी मिला था, वो मेरी पत्नी का ही था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मैं नम्रता से बहुत मोहब्बत करता था। एक वही तो मेरे दिल का सुकून थी। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा, ये ख्याल मेरे दिमाग में बार बार आता रहता था। नम्रता की शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया था और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार भी। नम्रता की मौत ने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। नम्रता के अंतिम संस्कार के बाद मुझे शरद मेरे कमरे में ले आया था। कहने लगा कि भैया, आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि नम्रता की मौत पर मैं पहली बार अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोया था। न जाने क्यों मैं नम्रता की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी भी वो जिंदा है। मेरी आंखें मेरे शरीर की छुअन धोखा नहीं खा सकती। लेकिन जो कुछ हो चुका था वो सब क्या था? यही सब सोच सोचकर मेरा दिमाग दर्द कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिमाग की सारी नसें फटी जा रही हैं। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस मन करता था कि कहीं से भी मेरी पत्नी वापस आ जाए। रातों को मुझे ऐसा लगता था जैसे कमरे का दरवाजा खुलकर नम्रता कमरे के अंदर आई है, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया वो अचानक गायब हो गई। और तो और जब मैं खूब याद करके उसे रोया करता था तो ऐसा लगता था जैसे उसकी आवाज आ रही है, जैसे वो मेरे पास बैठी है, मुझसे बातें करना चाहती है। मगर जब भी मैं होश में आने की कोशिश करता था, अचानक वो गायब हो जाती थी और उसकी आवाज भी आना बंद हो जाती थी। मैं इस सब की वजह से लगभग पागल हो चुका था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे बस मैं इसी कमरे के अंदर ठीक हूँ, अगर बाहर निकलूंगा
तो मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि इस कमरे में मुझे मेरी पत्नी की खुशबू आती थी, उसके होने का एहसास होता था, उसकी आवाज आती थी। कभी कभी तो वो मुझे दिखाई दिया करती थी। लेकिन ये सब कुछ क्या हकीकत में हो रहा था या फिर मैं सच में पागल हो गया था? पूरा 1 महीना इसी तरह से गुजर गया था। शरद मुझे नौकरों के हाथ कमरे में ही खाना भिजवा दिया करता था। मुझे ना तो दिन अच्छा लगता था और ना ही रात। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। मेरा बिजनेस भी कैसा चल रहा था मैं कुछ नहीं जानता था। श्रद्धा कभी कभी मुझसे मिलने के लिए आया करती थी तो मैं उससे भी अजीबोगरीब बातें किया करता था। मेरा टॉपिक मेरी पत्नी ही हुआ करती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसकी मौत ने मेरे दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया था और फिर मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस दिन वो मेरे साथ नहीं थी। वो उस दिन मेरे साथ ही थी या नहीं थी, यही सवाल मुझे बार बार परेशान करता था। और सबसे ज्यादा पागल मैं सिर्फ अपने सवाल की वजह से हुआ था। मुझे अपना कोई होश नहीं था। मैं बस रोता रहता था, अपनी पत्नी को याद करता रहता था और बार बार आवाज लगाकर उसे पुकारता था। मगर काफी समय से मैं नोटिस कर रहा था कि ना तो मेरी पत्नी मेरे सपने में आ रही थी, न मुझे हकीकत में उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था और ना ही मुझे उसकी आवाजें आ रही थी। क्या मैं ठीक हो रहा था या फिर कोई और बात थी? हर दिन तकलीफ के साथ गुजर रहा था। हर दिन नम्रता की यादों के सहारे गुजर रहा था। मैं अपने मरने की प्रार्थना करता था कि ऊपर वाले ने मेरी जान से प्यारी पत्नी को अपने पास बुला लिया तो फिर वो मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं जीकर क्या करूंगा? वक्त इसी तरह से गुजरता गया। नम्रता को मरे हुए महीनों हो गए थे। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था क्या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता था। मुझे सारे दुख तकलीफ ने एक साथ जकड़ लिया था। लेकिन अब इन सबसे आजाद होने का समय आ गया था, क्योंकि फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा नौकरानी मुझे खाना देने के लिए आई होगी या फिर श्रद्धा होगी मुझसे मिलने के लिए आई होगी। लेकिन नहीं, अब की बार मुझसे मिलने के लिए शरद आया था, मेरा छोटा भाई। बहुत समय के बाद मैंने उसको देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया और फिर मेरे बराबर में ही बैठ गया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और रोने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरी ऐसी हालत पर उसे तरस आ रहा है, लेकिन आगे जो शब्द वो कहने जा रहा था, मेरा तो मन किया कि मैं उसे जान से मार दूं। उसने कहा कि भैया मुझे माफ कर दो। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया हम बर्बाद हो गए। वो हमें बर्बाद करके चली गई। मैंने कहा तुम क्यों रो रहे हो और किसकी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है शरद? उसने शर्मिंदा होते हुए और नजर झुकाते हुए कहा कि भैया जो गलती मैंने की शायद उसके लिए आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये गलती ने पूरी तरह से हमें बर्बाद कर दिया। दरअसल आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये कहकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके हाथों को थामा और कहा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? वो कहने लगा कि भैया भाभी जिंदा है और सही सलामत है। शरद की ये बात सुनकर तो जैसे मेरे शरीर में जान आ गई थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं अपनी आंखें फाड़कर शरद की तरफ देख रहा था। मैंने कहा सच? तो फिर वो कहाँ है और इतने टाइम से मुझसे क्यों छुप रही है? मेरे शरीर में जान आ गई। मैंने कहा शरद तुम सच कह रहे हो ना? नम्रता जिंदा है तो फिर तुम उसे बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है वो? मैं जानता था कि वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं एक तरफ खुश था तो दूसरी तरफ मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शरद ने मुझे संभाला और कहा कि भैया अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर देना। दरअसल भाभी की मौत हुई ही नहीं थी और ना ही भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया था। भाभी सच में जिंदा थी और आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया। पुलिस वाले, आसपास के लोग और वो लाश, सब कुछ एक झूठ था। भाभी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि तुम अपने भैया का ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं करते। तब एक दिन गुस्से में आकर मैंने भाभी को बता दिया था कि ये सारी दौलत भैया के नाम पर है, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपने सौतेले पिता पर गुस्सा आता है कि उन्होंने अपना सब कुछ अपने सगे बेटे के नाम कर दिया। मैं भी तो उनका बेटा था। वो सारी जायदाद आधी आधी दोनों भाइयों में नहीं बांट सकते थे। जिस दिन से मुझे पता चला कि हमारे बिजनेस और सारी जायदाद के हकदार भैया हैं, तभी से मुझे भैया से नफरत महसूस होने लगी। शायद भाभी ने मेरी आंखों में आपके खिलाफ गुस्सा और नफरत देख ली थी। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और मुझसे कहा कि तुम ये सब कुछ अपने नाम भी तो करवा सकते हो। मैंने भाभी से कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
मैं भाभी की बात सुनकर खुश हुआ था। मैंने कहा, तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा? उन्होंने कहा कि बस मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करते जाओ, एक दिन ये सब कुछ तुम्हारा होगा। आप जब शिकागो चले गए थे तब हमारे पास अपने प्लान पर ध्यान देने का बहुत अच्छा समय था। हमें पता चला कि आप आने वाले हो तो हमने प्लान बनाया। झूठी पुलिस, झूठा शव और झूठी एक्टिंग की गई। भाभी उस समय जिंदा थी और आपके साथ मौजूद थी, लेकिन फिर हमने पुलिस वालों को घर के दरवाजे पर भेज दिया और पीछे